चलिए एक बेहतरीन सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th की बिगिनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स। सबसे पहले जब हम इस पार्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार ये तो बेसिक है, एक्स की वैल्यू कोई भी निकाल दे, लीनियर इक्वेशन से निकल जाती है। लेकिन थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पड़ता है, 2-4 चीज़ें इसमें समझने वाली हैं और जैसे धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा तो आपको परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी। इस पार्टिकुलर लेक्चर का बनाने का उद्देश्य ये रहेगा कि आपको ये पता लग सकता है कि आपका इस पार्टिकुलर चैप्टर का लेवल कहां पर वेरी कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। बेसिक क्वेश्चन है, इन्हें जल्दी से निपटा लेते हैं। बस सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप इस पार्टिकुलर वीडियो को चला रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले, मेरे क्वेश्चनों को जब मैं सोल्व करूंगा उससे पहले वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चनों को ट्राई करें। चलिए सबसे पहले टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मुझे कोई एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे निकाल देते हैं कि वैसे लीनियर इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी से वैल्यू कोई भी एक्स की निकाल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं इसे 3/2 को इधर लाऊं तो क्या हो सकता है, जैसे 27 है 3/2, सर कैसे सोल्व होगा हमें पता नहीं है। अब अगर मैं इसे 27 को इधर लाऊं तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है, तो ये हो गया 2/3 = 5 + x²। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद 27 को मैं 3 की पावर 3 × 2/3 लिख दूं, 3 से 3 कैंसिल = 5 + x²। ये हो गया 9 - 5 = x²। ये हो गया 4 = x²। बोथ साइड आर रूट, इससे ये कैंसिल, दिया आ गया x = 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रिकी पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हमें इधर से कोई भी वैल्यू इधर लानी है तो उसका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx और y = tx की 3। tx की जगह आप कर लीजिए 6x की 3, क्योंकि कोई वैल्यू होगी, कांस्टेंट ही होगा, थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। अगर y = 6x की पावर 6 है तो इसका डिफरेंशिएशन, dy/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्योंकि y क्या है, y एक डिपेंडेंट टर्म है x पर। अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की बढ़ेगी, लेकिन x y पर डिपेंड नहीं करती, y x पर डिपेंड करती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, dy/dx अगर मैं इसका करूं तो इसका सिंपल सा रूल है डिफरेंशिएशन का कि जब कोई कांस्टेंट के साथ हमें x की पावर का डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट को बाहर लाना है। और x की पावर 6 का मैं डिफरेंशिएशन कैसे कर सकता हूं, मैं यहाँ पर रूल लिख देता हूँ आपके लिए, आपको थोड़ी सी परेशानी होगी कि x की पावर n का हम डिफरेंशिएशन करते हैं nx n-1। उसी तरह से x की पावर 6 का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा 6x 6 क्या है, n है, 6 क्या है, n है, तो 6x 6-1। क्लियर है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 6 और 6x की पावर 5, 6 × 36, 36 की x की पावर 5। तो ये रूल है, थोड़ा सा इन्हें देख लेना रूलों को कि x की पावर n है तो nx n-1 हो गया। ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है ये भी, ऐसे ही धीरे धीरे रूल सीखोगे आप। उसके बाद ये है कि भाई अगर आपको किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो 0 है। रूल तो बहुत सारे हैं डिफरेंशिएशन के भी, डिवीजन मेथड है, सब्ट्रैक्शन मेथड है, वो सभी बढ़िया बढ़िया रूल हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी आगे क्वेश्चन भी आएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 30° और साइन 30°। बड़ा आसान है। अब यार साइन 30 की वैल्यू तो चलो 1/2 एज इट इज होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोस -30° की वैल्यू क्या होगी। अब आपके हिसाब से कोस -30° की वैल्यू क्या हो सकती है। हम ये मानते हैं कि भाई √3/2 आप लिख सकते हो, ज़्यादा सॉरी √3/2, और आप सोचोगे माइनस है तो मैं माइनस लगा दूं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, ये कुछ रूल हैं कि अगर मैं साइन की वैल्यू को -sin θ, मतलब अगर मैं किसी भी साइन की वैल्यू को माइनस में लिख दूं तो उसे उसकी वैल्यू क्या आएगी, -θ ही आएगी। सपोज डेट मैं sin 30 लिख रहा हूँ, -sin 30, तो इसकी वैल्यू -1/2 ही आएगी। लेकिन अगर मैं cos θ की वैल्यू माइनस क्या कुछ भी कर लूँ, जैसे cos θ -cos θ है तो इसकी वैल्यू जो है वो प्लस के θ ही आती है।
जैसे मैंने कोस की वैल्यू यहाँ पर कौन सी ली, कोस की वैल्यू 30 ली, जैसे कोस की 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब चाहे मैं यहाँ पर माइनस ले लूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कोस की वैल्यू माइनस पर डिपेंड नहीं करती। टेन की डिपेंड करती है माइनस पर, और साइन की डिपेंड करती है। कोस की वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन माइनस पर डिपेंड नहीं करती। तो नोट कर लें इन क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, कोस -30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल रूट की 3/2 हो जाएगी माइनस, क्योंकि कोस की तरह बनो, ऐसे याद रख सकते हैं, कोस की तरह बनो, माइनसों से दूर रहो। तो कोस की वैल्यू माइनस पर डिपेंड नहीं करती, नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब x + 3 x 5, अब थोड़ा सा हमारा माइंड क्या करता है कि यार x की पावर 3 इधर, x की पावर 5 इधर, ये सर ने बताया अभी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐसे जाएगा, हम ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन जब किसी भी पार्टिकुलर जो बेस है, अगर बेस की वैल्यू सेम है और वो इजिकल टू में है, तो उसकी पावर हमेशा इक्वल होती हैं, उसकी पावर क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। तो x/3 = 5। अब x की वैल्यू क्या निकल सकती है, इसे इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ले जाओ तो x की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी। बड़ा बेसिक था ये भी, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, x = x/3 = 15। सही है, ये भी बिल्कुल एज इट इज यही होगा। या अगर ऐसा कर दें कि x की पावर = 6 हो गया तो x = 18 आ जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था कि अगर जो है बेस सेम है, मेरा कहने का मतलब रूल को समझाना है कि अगर बेस सेम है और वो इक्वल टू में है तो उनकी जो पावर्स हैं वो सेम हो जाती हैं। ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है कि x की पावर 3 मल्टीप्लाई में गई या ये डिवाइड में गई और ये गई और ये गई। डायरेक्ट है, बेस सेम है तो पावर हमेशा जो है वो सेम हो जाती हैं अगर वो दोनों डिजिट इक्वल है। ये रूल आ गया डिफ्रेंसिएशन का कि अगर मुझे dy/dx करना है तो ये क्या आ जाएगा, nx और n-1 यानी कि 8, क्योंकि यही रूल मैंने बताया था कि अगर कभी भी आपको x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करना है तो nx n-1 होगा। ठीक है जी। अब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में बेस सेम है तो x की पावर 6 और 3 - x बिल्कुल सेम होगा। ठीक है जी। अगर x को और मैं पावर को इधर लिया हूँ तो x + x और 3, ये प्लस की माइनस में जाएगी तो x + x = क्या हो गया, -3। ये आ गया 2x = -3, मैं इधर लिख देता हूँ। तो x = क्या आएगा, -3/2 आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक है, हमें लगने को तो आसान है लेकिन होने को फिर ये छोटी छोटी गलतियाँ पूरे क्वेश्चनों का नाश कर सकती हैं, तो नोट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 390 डिग्री। क्या 390 डिग्री, इसकी भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती होगी? हाँ भाई, वैल्यू तो होती होगी, लेकिन सर ये फाइंड कैसे होगा? ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है कि चलो मान लेते थे साइन 90 डिग्री तक वैल्यू याद थी, फिर उसके बाद मिरर लगा दिया करते थे, फिर उसके बाद 360 तक वैल्यू याद हो जाया करती थी, लेकिन 390 की कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसके लिए एक कंसेप्ट है जिसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस, क्वाड्रेंट, कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, इसमें सिर्फ हम थीटा या 90 - थीटा लेते थे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और साइन का उल्टा यानी कि कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती थी, जिसमें हम 90 + थीटा लेते थे, और इसमें हम क्या लेते थे, 180 - थीटा लेते थे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती थी और सबकी नेगेटिव होती थी, इसमें 180 + थीटा लेते थे और 270 - थीटा। काटने को तो मैं वैल्यू नहीं भी निकाल दूंगा, वो तो मैं समझाने को थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद 270 + थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते थे और 360 - थीटा लेते थे। अब ये 360 390 की वैल्यू कैसे निकाल दी जाए? ये तो 360 से भी फालतू है भाई। जब ये क्वाड्रेंट यहाँ से 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। अब ये जब वैल्यू 360 से भी ज़्यादा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चली जाएगी? पहले क्वाड्रेंट में चली जाएगी। पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या रहती हैं? ऑल पॉजिटिव। तो अगर मैं इसमें लगा दूँ साइन 360 + थीटा, साइन 360 + थीटा, तो ये क्या हो गया, साइन 360 मैं कितना प्लस करूं कि 90 आ जाए, 30 डिग्री।
360। हमेशा ध्यान रखें, अगर यहाँ पर पर्टिकुलर साइन के ब्रैकेट में अगर वैल्यू 90 डिग्री है, 270 डिग्री है, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। अगर 360 और 180 है, ये चेंज नहीं होता। तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइन की वैल्यू आ गई 30, साइन की वैल्यू होती है 30 1/2। और जब वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है तो सारी, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, सेक हो, कोट सेक हो, ये सारी वैल्यू जो हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं। तो इसकी सिंपल सी वैल्यू आ गई 1/2। उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। स्लोप जानते हो, स्लोप क्या होता है? स्लोप को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो स्लोप का मतलब होता है ढलान। स्लोप का मतलब होता है ढलान, जिसे हम बोलते थे कि m बराबर होगा tan थीटा के। tan थीटा क्यों? परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मेरे पास कोई ढलान है और ये बेसिकली ये है, तो बेस और परपेंडिकुलर की वजह से ही तो ये ढलान बना है। भाई सिंपल सी बात है, अगर ढलान का मतलब तो जानते हो चढ़ाई, कि भाई अगर आपको ये बेस और परपेंडिकुलर दे दिया तो बेस और परपेंडिकुलर की वजह से ही तो ये ढलान बना है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर, बेस ये हो गया बेस, ये मान लिया मैंने बेस ब्लू कलर, और ये मैंने मान लिया परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर की वजह से ही तो ये ढलान बना है, जिसे हम tan थीटा के नाम से जानते हैं। तो क्या आप इसमें स्लोप निकाल सकते हैं? यार स्लोप हम स्ट्रेट लाइन की वजह से तो निकाल लेते थे कि भाई किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की वजह से जो स्लोप होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन जो कर्व का स्लोप होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कर्व का अगर आपको स्लोप निकालना है, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इसके सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 रूल मैं हमेशा बताता हूँ। पहला रूल ये है कि अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर 90 डिग्री बड़ा है थीटा से तो स्लोप की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। बस दो रूल हैं। अगर थीटा = 0 है तो स्लोप हमेशा 0 होगा। बस इसी के हेल्प से निकाल देंगे। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, मैंने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो हमें पता लग रहा कि भाई जो एंगल है यहाँ पर, जो एंगल है वो जो थीटा है यहाँ पर वो 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि स्लोप क्या होगा? स्लोप की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो थीटा 0 है, यानी कि यहाँ पर जो स्लोप होगा वो 0 होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो थोड़ा सा ग्राफ बनेगा ऐसे, मतलब अगर मैं इसे ग्राफ को बनाना चाहता हूँ तो ये ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा ऐसे, सी पॉइंट पर निकालनी है। तो अगर मैं ऐसे निकालना चाहूँ, ये हो गया ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट पर निकालनी है, तो ये क्या हो गया? ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री, और थीटा की अगर मैं बात करूँ तो थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव निकाल ही नहीं रखा, यहाँ पर हमें सिर्फ पूछ रखा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अगर किसी नंबर के सामने माइनस प्लस है तो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ स्लोप रहा होगा, यहाँ पर 0 हो गया होगा, यहाँ पर कुछ स्लोप रहा होगा, यहाँ पर 0 हो गया होगा। हमें मैग्नीट्यूड बताना है तो हम बता सकते हैं कि भैया जब स्लोप A से B तक गया तो स्लोप क्या हुआ? स्लोप डिक्रीज हुआ। स्लोप क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर -1 रहा होगा तो मैं 1 मानूंगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में साइनों को नेग्लिजिबल कर देते हैं। अगर B से C गया तो स्लोप क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, दोनों बेसिक से रूल थे जो आपको क्लियर हो गया होगा। रूल मैंने लिख दिया कि अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव, अगर थीटा 0 के इक्वल है स्लोप 0, अगर 90 डिग्री बड़ा है थीटा से तो स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। स्लोप क्या होगा? हमेशा नेगेटिव ही होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप ए बी, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। बिल्कुल सेम ही ग्राफ मैंने यहाँ पर रखा है। अब आप बिना कुछ करे बता सकते हैं कि भाई कहाँ पर पॉजिटिव, कहाँ पर नेगेटिव, कहाँ पर 0। सिंपल सी बात थी कि जहाँ पर थीटा 0 होगा, जहाँ पर थीटा 0 होगा तो वहाँ पर स्लोप क्या होगा? 0 होगा। किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। ए पॉइंट पर जब थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। सी पॉइंट पर जब सी पॉइंट पर थीटा 90 डिग्री, और अगर मैं इसकी पर्टिकुलर बात के बारे में चर्चा करना चाहूँ, अगर 90 और मैं थीटा के बारे में बात करना चाहता हूँ तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो जो हमारा थीटा होगा,
जो हमारा थीटा होगा उसमें 90 डिग्री बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा वो, ठीक है। तो स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम शायद आप जानते हो। अगर मेरे पास ये कोई पार्टिकुलर इक्वेशन है, मेरे पास ये कोई पार्टिकुलर इक्वेशन है, थोड़ा सा मैंने समझा दिया था आपको स्लोप के बारे में। अगर ये मेरे पास कोई पार्टिकुलर वैल्यू है तो हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कोस थीटा पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं y की वैल्यू मैक्सिमा रखूं तो कोस की वैल्यू मुझे मैक्सिमा रखनी पड़ेगी। कोस की मैक्सिमा वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो मैं रख दूं तो 3 × 1 प्लस में 4 × 1, तो ये क्या आ गया कि भाई y जो हमारा एक फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 7। अगर मुझे y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं कोस की मिनिमम वैल्यू रख दूं। कोस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 180 डिग्री पर, तो 3 - 1 प्लस में 7 - 1 सॉरी 4 है ना, 4 - 1 तो -3 प्लस माइनस के 4, ये क्या आ गया माइनस प्लस यानी कि 7। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू -7 है, नोट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब की बार थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया है। फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये तो क्वेश्चन आसान ही है, ये वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। एरिया ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मुझे रेशो बताना है। यार एरिया ऑफ क्यूब क्लास 8 में पढ़ा था, पता नहीं अब क्या हो गया। एरिया ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब समझ में नहीं आ रहा, एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है यार याद करो। तो इसके लिए सबसे पहला आप क्यूब बनाएंगे। क्यूब के 6 फेस होते हैं, इनकी साइड ए आप लेट कर लेते थे। तो एरिया ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मुझे रेशो बताना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसका एरिया ऑफ क्यूब होता था 6a² क्योंकि इसकी साइड ए है, ठीक है। और एरिया का होता, क्योंकि हम स्क्वायर का एरिया कर रहे हैं तो ये स्क्वायर होता साइड इंटू साइड। अपोल वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती थी ए की क्यूब। अगर मैं इससे इसे कैंसिल कर दूं, तो एक यहाँ पर बच जाएगा a, तो 6/a। क्लियर है इतनी बात, ठीक है सर। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 डिग्री। क्या tan 2 डिग्री की वैल्यू होती? हमने तो स्टार्ट 0 डिग्री से करी थी, फिर टेबल में जो है 30 डिग्री आ गया था, फिर 45, फिर 60, फिर 90, फिर रट ले करते थे कि भाई यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींची, एक लेंस रखा 90 डिग्री पर, जितनी वैल्यू जो है 60 डिग्री पर, इतनी ही वैल्यू किस पर होगी 120 डिग्री पर, ऐसे ही पढ़ते थे। लेकिन अगर 2 डिग्री आ जाए तो यार इसका क्या होगा? इसका तो बहुत माइन्यूट होगा। 2 डिग्री तो बहुत छोटी होती है, लेकिन कुछ तो होगा, 0 तो होगा ही नहीं। चलिए कैसा करते हैं, इसके लिए एक रूल है कि अगर थीटा 7 डिग्री है या 7 डिग्री से छोटा है, मतलब 7 डिग्री है या 7 डिग्री से छोटा है, तो अगर हम कभी भी साइन जैसे 2 डिग्री कर रहे हैं तो हमेशा वो थीटा के बराबर होता। जैसे कोस 2 डिग्री कर रहे हैं या कोस 7 डिग्री से बहुत ज़्यादा छोटा है तो वो हमेशा 1 के बराबर होता। कोस बेचारा कोस अलग होता है। कोस अगर आप कोस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे जब भी वो पॉजिटिव ही निकलेगा। साइन और टेन एक जैसे होते हैं। अगर आप 10 की मल्टीप्लाई 7 डिग्री से कम करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू भी थीटा आएगी। अब ध्यान से सुनेंगे, ये है हमारे क्वेश्चन। tan 2 डिग्री, अगर मैं tan 2 डिग्री को लिखता हूँ, अगर 7 डिग्री से tan बहुत ज़्यादा कम है तो वो थीटा के बराबर होगा। अब थीटा क्या? 2 डिग्री। अब हम कभी भी 2 डिग्री का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन अकेला। हम कभी भी एल्जेब्रिक फंक्शन को अकेला नहीं छोड़ने देंगे, हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी पार्टिकुलर चीज़ रेडियन में कन्वर्ट करनी है, बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी पार्टिकुलर चीज़ डिग्री से रेडियन में करनी है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दें थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा क्या, मल्टीप्लाई तो करनी है, पहला रूल। दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी पार्टिकुलर चीज़ रेडियन से डिग्री में करनी है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हमें क्या करनी है? डिग्री से रेडियन में। मुझे क्या बदलनी है? डिग्री से रेडियन में। तो π/180 से मैं क्या कर दूं? इसकी π/180 से। जब मुझे कोई भी पार्टिकुलर चीज़ रेडियन से डिग्री में करनी है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या हो सकता है? ये हो गया 90, तो ये हो गया π/90 डिग्री के बराबर, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात। अब अगर cos 2 डिग्री है
तो कोस अगर 7 डिग्री से कम है तो हमेशा 1 के बराबर होता है और 1 को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। उसके बाद फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए होता क्या है, इसके लिए एक रूल है यार, जब साइन के साथ में ही कुछ रखा हो, साइन थीटा के रेस्पेक्ट में कुछ रखा हो, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए करें क्या, आप जो ये ब्रैकेट के अंदर का फंक्शन है इसे माने इनसाइड, जो ये बाहर का फंक्शन है इसे माने आउटसाइड। जो ब्रैकेट के अंदर है वो इनसाइड है, ब्रैकेट के बाहर जो है आउटसाइड है। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx करना। तो रूल लिख लें आप कॉपी में, मैं तो डायरेक्ट ही सोल्व करूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड, मुझे आउटसाइड का डिफरेंशिएशन करना, साइन का होता कोस। कीप्स इनसाइड, जो इनसाइड का वो बेचारा साथ के साथ रखा रहने दो। दोबारा सुने, रिपीट कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड कीप्स इनसाइड को एज इट इज रखने दो। इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ये आ जाएगा 2x1 आ जाएगा xn वाले फॉर्मूले से, प्लस में इसका डिफरेंशिएशन 3 ले लूंगा कांस्टेंट, ये आ जाएगा 2x। अगर मैं इसे सोल्व करने जाऊं तो ये आ गया कोस x² प्लस 3x², ये आ गया इनटू में 2x प्लस में आ जाएगा 6x, ये तो आएगा। तो अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ यार, वो तो यहाँ पर प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, तो मैं इसे कर क्या सकता हूँ, मैं इसे लिख दूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूँ कि भाई कोस 2x, ये आ गया x² प्लस 3x² और प्लस में 6x। क्लियर है, तो इसे नोट कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन आ गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। या इलिप्स क्या होता है, हमने तो कोई सर्कल पढ़ा था कि ये गोला सा होता है जिसकी x एक्सिस और y एक्सिस पर रेडियस दोनों इक्वल होती हैं, उसे हम सर्कल बोलते हैं। इलिप्स क्या है, इलिप्स वो होता है जिसकी x एक्सिस, बिगड़ा हुआ सर्कल, दूसरा नाम है इसका बिगड़ा हुआ सर्कल, कि जिसकी x एक्सिस और y एक्सिस पर रेडियस इक्वल नहीं होती, उसे हम इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स की इक्वेशन होती है x² प्लस में y² की जो लेंथ है उसका स्क्वायर करो, अपॉन में y² की रेडियस का भी स्क्वायर करो, क्योंकि इन दोनों की रेडियस अलग होगी, इजिकल टू में 1। तो x² की रेडियस x², x की कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो x² अपॉन में a² की जो बेसिकली जो रेडियस है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस में y² हमें कुछ दे नहीं रखा, b² यानी कि 6² इजिकल टू 1। तो इलिप्स का मतलब होता है बिगड़ा हुआ सर्कल। अगर कोई सर्कल की इक्वेशन पूछता तो सर्कल की इक्वेशन में जो है x एक्सिस y एक्सिस पर रेडियस बराबर होती हैं, तो x² अपॉन a² प्लस में y² अपॉन a² इजिकल टू 1। क्यों, क्योंकि a² चाहे x एक्सिस पर चाहे y एक्सिस पर जो दोनों की दोनों रेडियस वो हमेशा इक्वल होती है, नोट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट 3,4 एंड 2,6। कोई मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंटों को क्रॉस कर जा रही है, मुझे उनका स्लोप निकालना है। देखिए स्लोप होता है ढलान, m इजिकल टू, अब मैं इन दोनों पॉइंटों को इसे मान लूँ x1, इसे मान लूँ y1, इसे मान लूँ x2, इसे मान लूँ y2। ठीक है सर, अब मुझे m निकालना है, तो m क्या होता है, m होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहाँ पर मुझे स्लोप मिल सकता है। y2 अगर मैं देखूँ तो y2 क्या है 6, y1 क्या है 4 अपॉन में x2 क्या है 2 माइनस 3, तो ये क्या हो गया 2/-1, और 2/-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ -2, क्योंकि अगर नीचे साइन है तो मैं ऊपर मान सकता हूँ, नीचे 1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा रीचेक कर लें, y2 6, y1 4 अपॉन x2 2, y1 x1 3, सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 2x इजिकल टू 8। अभी मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन इसी पर कराया था, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यार आपने बताया कि अगर ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो अब कैसे जाएगा, ये x है वो है, तो इसे क्या करें, अगर बेस सेम कर लूँ तो इनकी पावर सेम हो जाएंगी। अगर मैं इसे 2 की पावर x और इसे क्या लिख लूँ 2 की पावर 3 लिख लूँ, 2 की पावर 3 लिख लूँ, 2 की पावर 3 लिख दूँ, तो जब बेस सेम होंगे तो पावर सेम होंगी, तो x इजिकल टू 3। ये वही है सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 से। जब बिल्कुल वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस सेम होता है तो उनका बेसिकली जो r है वो बेसिकली सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, r इजिकल टू 2 होगा।
या आर नहीं, हम बेसिकली इसे क्या बोलते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो जी पी ए पी है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए हमारी फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस में एन कितनी नंबर ऑफ टर्म, हमें एन नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, एन नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है, क्योंकि या आप ऐसे मान के चलो कि हमें जो है सर फाइंड 8 10 टर्म, हमें जो है सर 10 टर्म निकालनी है, तो कौन सी नंबर ऑफ टर्म 10 निकालनी है, इनटू डिस्टेंस कितना है 2, तो इसे सोल्व हो जाएगा 2 + 9 इंटू 18, ये आ गया 20। तो A10 जो इसकी 10वीं टर्म होगी 20 होगी। A10 निकालना है, n नंबर ऑफ टर्म 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस माइनस 60। कोस माइनस 60 क्या है, कोस माइनस 60 तो बहुत आसान है, हम यही तो सोचते हैं। अब देखिए कोस माइनस 60 की वैल्यू क्या हो सकती है। कोस माइनस 60 की वैल्यू सभी जानते हैं कि सर जो है कोस माइनस 60 की वैल्यू बड़ी आसान है, जितनी साइन 30 की वैल्यू उतनी कोस 60 की वैल्यू 1/2। अब माइनस है तो माइनस, ऐसा ही तो सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कोस एक ऐसा व्यक्ति है जो माइनस का कोई असर ही नहीं मानता, तो 1/2 हो जाएगा। अगर साइन 10 होते तो उनकी वैल्यू माइनस हो सकती थी, मतलब होती। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब मुझे साइन 75 की वैल्यू बतानी है। जब हमने टेबल याद करी थी 30 की याद थी, 45 की याद थी, 60 की याद थी, 90 की याद थी, लेकिन किसी ने 75 की याद नहीं कराई। अब इसका क्या हुआ, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक क्वांटिटी होती है, एक आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी। ये क्या बोलती है कि साइन ए, ये क्या बोलती है कि साइन ए प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी है जो आपको याद करनी पड़ेगी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है जी। अब आप ए और बी को क्या मानूं, मैं ए और बी को वो वैल्यू मान सकता हूं जो मेरे याद है। अगर मैं ए को 30 डिग्री मान लूं तो बी को 45 डिग्री मान सकता हूँ, नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकता हूँ। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2 इंटू कोस बी साइन ए, यानी कि साइन 30 कोस बी यानी कि 45। कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, कोस 45 1/2 प्लस में कोस ए यानी कि कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी साइन 60 की होती है, यानी कि √3/2 इंटू साइन बी यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये पार्टिकुलर क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिया था कि 1/2 इंटू 1/√2 प्लस में √3/2 इंटू 1/√2। अब करने को मैं वहाँ पर भी कर देता तो शायद आपको इतना ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आता। हमने करा कुछ नहीं, अगर मुझे साइन 75 की वैल्यू निकालनी है तो मैं ऐसा क्या करूँ, इसे कैसे हिस्सों में तोड़ूँ जिन वैल्यूज़ को मैं याद भी कर रखी हैं और साइन 75 की वैल्यू भी निकल जाए। तो एक फंक्शन होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि साइन ए प्लस बी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन ए प्लस बी इस बराबर होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। ये बेसिकली एक फंक्शन है जिसके बिहाफ पे मैंने ए और बी की यहाँ पर वैल्यूज पुट करती। ठीक है। अब थोड़ी सी वहाँ पर जगह थी तो वहाँ पर थोड़ा सा आप भी समझ सकते हैं। इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 2√2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में इसकी वैल्यू लूँगा तो ये आ जाएगा 2√2 और ये आ जाएगा √3। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर इन्हें कॉमन ले सकता हूँ तो ये आ गया √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर मैं इन दोनों का एलसीएम सेम लूँ 2√2 जैसे 3 और 3 का एलसीएम 3 आता, उसी तरह से 2√2 का एलसीएम 2√2 आएगा और 1 + √3 ऊपर एज इट इज आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसी तरह से आप अलग अलग आइडेंटिटी से अलग अलग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मैं 3 आइडेंटिटीज़ आपको ऐसी लिखवाने जा रहा हूँ जिनसे आप इन सभी को निकाल सकते हैं। जैसे अगर आ जाती है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी एज इट इज़ होगी कि भाई साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी।
ये होगी दूसरी आइडेंटिटीज। अगर मैं तीसरी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ कोस की, तो होता क्या है कोस ए प्लस बी। अब ध्यान से देखना इसे, जो कोस है वो साइन में चेंज नहीं होता, मतलब मान के चलो कि कोस साइन में चेंज नहीं होना चाहता, तो मैं इसे लिख दूँ कोस ए कोस बी। और आपको ये पर्टिकुलर बातें याद ही रखनी पड़ेंगी, प्लस की जगह पर माइनस, साइन ए साइन बी। ठीक है, इनका कोई ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आपने वो खाई और आपके याद हो गए, नहीं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ना ही आप इसे समझ के कुछ कर सकते हैं। अगर कोस ए माइनस बी की बात करता हूँ तो ये क्या आ गया कोस ए कोस बी, और माइनस की जगह प्लस, प्लस साइन ए और साइन बी। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा कम यूज होती है, अगर आप चाहें तो उसे याद ना भी करें कि भाई tan a प्लस बी क्या होगा, क्योंकि हमें वैल्यू तो tan की भी निकाली जा सकती है। कह दिया जाए आपसे tan 225 की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, तो याद तो होना चाहिए ना। तो आप याद रख सकते हो कि tan a या 1 प्लस, नहीं, आप इन्हें कैसे याद रखोगे, tan a प्लस बी को tan a प्लस tan b अपोन में 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b की tan a प्लस tan b अपोन में 1 माइनस tan a tan b। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट करना हो नोट ज़रूर कर लें, और वीडियो को आपको पसंद आई हो, आपने इस पार्टिकुलर चैप्टर का अपना लेवल चेक करा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।